हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर याशिका मैम। आज जो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? हम लोग ये पढ़े हैं कि जो अमीनो एसिड्स होता है वो मोनोमर होता है किस चीज का? प्रोटीन का। या फिर ऐसे कहा जा सकता है कि जो प्रोटीन है वो पॉलीमर होता है किस चीज का? अमीनो एसिड्स का। ठीक है, तो ये अमीनो एसिड्स जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किस चीज की? प्रोटीन की। वो कितनी ज्यादा एसेंशियल है, इसमें कैसे क्लासिफाई किया गया कि ये अल्फा अमीनो एसिड है या स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है। और बाकी के जो अमीनो एसिड है उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। ठीक है, तो लगभग वैसे तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स है, ठीक है, लेकिन जो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है वो कितने हैं? वो कम है। देखिए, लगभग 300 अमीनो एसिड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। उनमें से जो 20 है, ठीक है, 20 अमीनो एसिड्स वो स्टैंडर्ड अल्फा अमीनो एसिड होता है या स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होता है। अब अगर बात की जाए कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इन अमीनो एसिड की, इन अल्फा अमीनो एसिड की, तो जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, अगर आपको प्रॉपर्टीज पढ़ना है इन अल्फा अमीनो एसिड का तो आपको स्ट्रक्चर आना ही चाहिए। मतलब आपको जितना भी जो 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड था उसका एब्रिविएशन, उसका सिंबल और उसका स्ट्रक्चर हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे। अगर वो लेक्चर नहीं पढ़े हैं आप तो पहले उस लेक्चर को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को पढ़िएगा, क्योंकि अगर वो स्किप कर देंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर बात की जाए प्रॉपर्टीज की तो सबसे पहले अगर प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, ठीक है, तो उससे पहले हमें ये आना चाहिए कि जो अल्फा अमीनो एसिड है, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज पता होगी कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। अल्फा अमीनो एसिड है मतलब जो कार्बन होगा वो कैसा कार्बन होगा? अल्फा कार्बन होगा। ये रहा कार्बन, ठीक है। 4 ग्रुप जो कि इस अल्फा अमीनो एसिड से अटैच रहते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप, दूसरा होता है अमीनो ग्रुप, तीसरा होता है हाइड्रोजन एटम और चौथा जो होता है वही होता है आर ग्रुप या वेरिएबल ग्रुप। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? आर ग्रुप कहते हैं या फिर वेरिएबल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है अल्फा कार्बन। क्योंकि अल्फा अमीनो एसिड में अल्फा कार्बन प्रेजेंट होता है, इस वजह से इस अमीनो एसिड को क्या कहते हैं? अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। और इन्हीं अल्फा अमीनो एसिड का प्रॉपर्टीज आज हमें डिस्कस करना है। अगर देखा जाए जितने भी 20 अल्फा अमीनो एसिड्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सारे के सारे में ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप जो है, अमीनो ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप, ये तीनों ही ग्रुप सभी में कॉमन होता है। बस ये जो ग्रुप है आर ग्रुप, वेरिएबल ग्रुप, वो सब में चेंज होता है। किसी में ये जो है एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे प्रेजेंट होगा, किसी में क्या होगा? कार्बन का स्ट्रेट चेन प्रेजेंट होगा, किसी में क्या होगा? मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, किसी में क्या होगा? किसी में जो है यही कार्बन का चेन जो है ब्रांच फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो किसमें कैसे होता है, किसमें कौन सा साइड चेन प्रेजेंट होता है, वो चीज हम आपको बता दिए हैं। तो बार बार हम यही चीज कह रहे हैं कि पहले आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा, तभी ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो आर ग्रुप है वो सभी में डिफरेंट होता है, एक्सेप्ट जो है एक केस होता है जो कि होता है ग्लाइसिन का। ग्लाइसिन में क्या होता है कि जो आर ग्रुप है सिंपली यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। मतलब कुछ इस तरह से जो है वो स्ट्रक्चर होता है किस चीज का? ग्लाइसिन का।
जहां पे R ग्रुप की जगह पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा। मोस्टली जो है जितने भी अल्फा कार्बन हैं, अल्फा अमीनो एसिड है, उनमें जो ये कार्बन होता है वो कायरल कार्बन होता है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से चारों ही अलग अलग ग्रुप अटैच रहते हैं। लेकिन ग्लाइसिन एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें जो कार्बन है अल्फा कार्बन वो कायरल नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वेरिएबल ग्रुप में हाइड्रोजन एटम आकर अटैच रहता है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है, इसी वजह से इसको जो है ग्लाइसिन को सिंपलेस्ट अमीनो एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड किसे कहते हैं? ग्लाइसिन को कहते हैं। तो आई होप आपको इससे इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो अल्फा अमीनो एसिड है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा और उसमें अगर कुछ एक्सेप्शन है तो क्या है, वेरिएबल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो क्या होता है। और एक और चीज, ये अगर देखिए, ये स्ट्रक्चर अगर कुछ ऐसा नहीं रहता, ठीक है, और ये मान लीजिए इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर रहता, तो क्या ये अल्फा कार्बन होता? नहीं, तब ये बीटा कार्बन होता। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखना है कि अल्फा अमीनो एसिड में किस तरह से स्ट्रक्चर होगा, ये कार्बन हमेशा अल्फा होगा। ठीक है, और जो एक्सेप्शन है वो क्या है वो भी पढ़ लिए है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें ये है, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट भी लगती है बच्चों को, वो है सभी अल्फा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर याद करना। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर याद कर लेंगे तो आपके लिए वो चीज इजी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो अमीनो एसिड्स हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो जो अमीनो एसिड है उनका स्ट्रक्चर तो हम लोग पढ़ लिए हैं, प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो जो प्रॉपर्टी होता है अल्फा अमीनो एसिड का, कौन कौन सा होता है, चलिए पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहले प्रॉपर्टीज में पढ़ना है वो क्या है, सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि उसका नेचर कैसा है। ठीक है, अगर वो है तो किस कलर का है, अगर अल्फा अमीनो एसिड है तो कैसा होता है, क्या नेचर होता है, क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो जो अमीनो एसिड होता है वो कैसा होता है, अमीनो एसिड जो है वो कलरलेस होते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड जो है अल्फा अमीनो एसिड वो कलरलेस होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, मतलब कि ऐसा सॉलिड जो कि क्रिस्टलाइन इन नेचर है। तो पहली चीज जो कि याद रहने वाली है वो ये है कि अमीनो एसिड्स जो है वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि अल्फा जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं उनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ग्रेटर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो इनके अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, मतलब इनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, अब अगर सॉल्युबिलिटी की बात की जाए कि जो सॉल्युबिलिटी होती है इन अमीनो एसिड्स की, ये क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर, और ये जो है स्लाइटली सॉल्युबल, मतलब थोड़े से, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर, और डिसॉल्व विद डिफिकल्टली इन मिथेनॉल। और मिथेनॉल में क्या होता है, थोड़ी सी दिक्कत आती है, फिर उसके बाद जो है वो डिसॉल्व होते हैं इथेनॉल और प्रोपेनॉल के साथ। ठीक है, जितने भी आर ग्रुप्स होते हैं इन अमीनो एसिड्स में, और जो पीएच ऑफ द सॉल्वेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सॉल्युबिलिटी। देखिए जितने भी अमीनो एसिड का जब हम स्ट्रक्चर बता रहे थे तब उसमें ये चीजें थी,
उसमें जो R ग्रुप है, ठीक है, ये R ग्रुप जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है। किस चीज में इंपॉर्टेंस इसका होता है, किस चीज में, सॉल्युबिलिटी में, ठीक है। जितने भी अमीनो एसिड है उनका ये जो R ग्रुप है वही डिसाइड करता है कि किस हिसाब से इस अमीनो एसिड का सॉल्युबिलिटी होगा, ठीक है। और ये जो R ग्रुप है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसी R ग्रुप की वजह से सभी अमीनो एसिड डिफरेंट भी होते हैं और इसी R अमीनो एसिड की वजह से जो अमीनो एसिड है उनकी सॉल्युबिलिटी डिसाइड होती है कि किसमें डिसॉल्व होगा किसमें नहीं होगा। और इसी R ग्रुप की वजह से जो प्रोटीन्स की ऑर्गेनाइजेशन है उन पे भी इफेक्ट आता है। जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोटीन्स पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है ये R ग्रुप कहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस लाता है, कैसे क्या चीजें होती हैं, वहां पे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि जो R ग्रुप है वो जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उनके अंदर क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी को डिसाइड करते हैं। सॉल्युबिलिटी का जो एक डिसाइडिंग फैक्टर है वो ये R ग्रुप होता है, ठीक है। चलिए अब अगर बात की जाए जितने भी R ग्रुप्स हैं और साथ ही में क्या होता है, जो pH होता है उस सॉल्वेंट का, ठीक है, जो pH जिस सॉल्वेंट में आप डाल रहे हैं उसका pH कैसा है, इस चीज पे क्या चीज डिपेंड होती है, इस चीज पे डिपेंड होता है कि वो अमीनो एसिड उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा या नहीं। तो क्या क्या चीजें हमें पता चली हैं, पता ये चल गया है कि जो अमीनो एसिड होता है वो कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल मिथनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, इसमें जो है थोड़ी सी स्लाइटली डिफिकल्टी के साथ डिसॉल्व होता है। और ये जो डिसॉल्विंग फैक्टर है इन अमीनो एसिड का, ये दो चीजों पर डिपेंड करती हैं। पहली चीज तो उस अमीनो एसिड का R ग्रुप और दूसरी चीज हो गई pH ऑफ द सॉल्वेंट। किस सॉल्वेंट में वो डिसॉल्व हो रहा है तो उसका pH किस अकॉर्डिंग है उस हिसाब से जो है इनकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड होती है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए जब हीटिंग होती है, ठीक है, इन अमीनो एसिड्स का जब आप हाई टेम्परेचर पे इसे हीट किया जाए तब क्या होता है, वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, इनका डिकम्पोजिशन भी हो जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है किन चीज की, अल्फा अमीनो एसिड्स की। उसके बाद अगर बात की जाए तो जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, जितने अमीनो एसिड होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है, क्योंकि उनमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है। ये चीज आप लोग 12th में पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कि ऑप्टिकल एक्टिविटी कायरल कार्बन के ऊपर ही डिपेंड करती है। अब यहाँ पे ग्लाइसिन जो है वो क्यों नहीं ऑप्टिकली एक्टिव है, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है क्योंकि इसके अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है। कायरल कार्बन क्या होता है, देखिए कार्बन जो है जब भी किसी के साथ बॉन्ड बनाता है तब वो क्या होता है, 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 ग्रुप से मिलकर के क्या करेगा, 4 ग्रुप से अगर अटैच रहेगा तो ही वो क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, अमीनो एसिड के केस में। अब ये जो अमीनो एसिड है एक तो हो गया क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, एक हो गया अमीनो ग्रुप, एक हो गया हाइड्रोजन, और चौथा ग्लाइसिन में क्या होता है, वेरिएबल ग्रुप में हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होता है। अब जैसे दूसरे जो अमीनो एसिड है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई और है एलानिन, उसमें क्या होता है, CH3 ग्रुप प्रेजेंट हो गया। तो क्या होता है, इसमें क्या है, इस कंडीशन में ये जो कार्बन है वो कायरल है। क्यों, क्योंकि इस कार्बन से जितने भी 4 ग्रुप अटैच हैं वो सारे के सारे डिफरेंट हैं। तो ये क्या हो गया, ये जो अल्फा कार्बन है वो कायरल कार्बन हो गया, मतलब ये जो ग्रुप है, ये जो अमीनो एसिड है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। लेकिन ग्लाइसिन में क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता
है। यहाँ पे वेरिएबल ग्रुप की जगह पे हाइड्रोजन अटैच होता है और देखिए यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो ये क्या अल्फा कार्बन कायरल कार्बन होगा? नहीं होगा। और जब ये कायरल कार्बन नहीं है तो क्या होगा? ग्लाइसिन जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज बहुत ही सिंपल है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो इतनी चीज याद रखनी है कि जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, बस एक एक्सेप्शन है, वो है ग्लाइसिन। ठीक है, अब देखिए जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इन अमीनो एसिड्स में, ये कैसे होता है? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन अमीनो एसिड के बीच में तब होता है जब अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ क्या करें? बॉन्ड बनाएं। इसी पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू दो अमीनो एसिड आपस में बॉन्ड बनाती हैं और अटैच होते रहती हैं। ठीक है, देखिए जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं? अमीनो ग्रुप को और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को इन्वॉल्व करके जो है एक अमीनो एसिड का क्या होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। और इसी पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अमीनो एसिड जो है एक दूसरे से अटैच रहती है। तो इसमें ये क्या बता रहा है? यही बता रहा है कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये जो है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन the alpha amino acid of one amino acid and the alpha carboxylic group of another forming CONH linkage। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड जो कि बन रहा है एक अमीनो एसिड का, कौन से अमीनो एसिड का? अल्फा अमीनो एसिड का, जिसमें जो है एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से अटैच हो रही है। कैसे? एक जो अल्फा अमीनो एसिड है उसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो जाकर के अटैच हो रहा है, वो जाकर के बॉन्ड बना रहा है दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से। तो किस तरह से लिंकेज शो होगा? ये एक अमीनो एसिड है, उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये दूसरा अमीनो एसिड है जिसका अमीनो ग्रुप है। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? बॉन्ड बना रहे हैं, और इसी बॉन्ड को क्या कह रहे हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। इसी पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से अटैच होते हैं, और ढेर सारे अमीनो एसिड मिलकर के क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। और इसी अमीनो एसिड का सीक्वेंस डिसाइड करता है कि प्रोटीन कौन सा होगा। अगर इस अमीनो एसिड में म्यूटेशन आ गया, जिस हिसाब से सीक्वेंस होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं होगा, तब क्या होता है? प्रोटीन जो है उसका जो है स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब होता है, वो जो प्रोटीन बनना था वो प्रोटीन नहीं बनता है। अभी हम लोग वहां पे नहीं जाएंगे, अभी के लिए आप इतना जानते रहिए कि अमीनो एसिड जो है आपस में कैसे बॉन्ड बनाते हैं। तो एक अल्फा अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अल्फा अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, और यही पेप्टाइड बॉन्ड जो कि एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड से बॉन्डेड करता है, मतलब जोड़ के रखता है, इसी से जो है फर्दर अमीनो एसिड का एक लॉन्ग चेन तैयार होता है, और जिस हिसाब से अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है उस हिसाब से प्रोटीन जो है फॉर्म होती है। या फिर ऐसे कहा जा सकता है, जो प्रोटीन फॉर्म होना रहता है उस हिसाब से अमीनो एसिड का सीक्वेंस बनता है। ठीक है, फर्दर इस प्रोटीन का क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन होता है, प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन, टर्सरी ऑर्गेनाइजेशन और क्वाटरनरी ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद जो है वो प्रोटीन प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो जब ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कैसे जो है ये ऑर्गेनाइजेशन होता है। अभी के लिए क्या हम लोग पढ़े हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। तो CONH लिंकेज होता है दो अल्फा अमीनो एसिड के बीच में। पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्लानर एंड पार्शियली आयनिक। जो पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है
जो पेप्टाइड बॉन्ड एक अल्फा अमीनो एसिड को दूसरे अल्फा अमीनो एसिड के साथ अटैच कर रहा है, ये इसका नेचर कैसा होता है, प्लेनर इन नेचर होता है और पार्शियली जो है ये आयनिक इन नेचर होता है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, ठीक है। तो इसमें आप क्या समझे, इसमें जो है आप ये हमें ये पता चल गया है कि पेप्टाइड जो बॉन्ड है वो कैसे फॉर्म होता है अमीनो एसिड के बीच में, अल्फा अमीनो एसिड के बीच में। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है अल्फा अमीनो एसिड का। और जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि इस पेप्टाइड बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, पार्शियली आयनिक और प्लेनर इन नेचर। अब देखिए ये सब क्या थी, ये सब जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज थी कि कैसा वो कलर है, तो कलरलेस नहीं, मतलब वो कलरलेस है अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। नेचर कैसा है, किस तरह का उसका जो है वो क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड इन नेचर है। पेप्टाइड बॉन्ड अगर फॉर्म हो रहा है तो वो पेप्टाइड बॉन्ड कैसा है नेचर में, और पेप्टाइड बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है वो किन किन ग्रुप की वजह से हो रहा है, अगर कोई एक्सेप्शन है तो वो क्या है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जितने भी अल्फा अमीनो एसिड होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। क्यों ग्लाइसिन है वो हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे कि ये जो अल्फा अमीनो एसिड है इनका केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। तो उसमें जो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है ज्विटर आयनिक प्रॉपर्टी। अब देखिए हम जब प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे तो उसमें सबसे पहले हम इसलिए बताए थे स्ट्रक्चर ताकि आप केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं उनको अच्छे से समझ पाए। ज्विटर आयन क्या होता है, देखिए ये क्या है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का, यहाँ पे अल्फा नहीं लिखेंगे तो भी काम चलेगा, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है कि ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, इसमें हुआ क्या है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो अपने आयंस को डोनेट कर दिया है और जो अमीनो ग्रुप है वो उसको रिसीव किया है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में माइनस चार्ज लगा है और जो अमीनो ग्रुप है उसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्जेस प्रेजेंट हो उसको क्या कहते हैं, ज्विटर आयनिक कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ज्विटर आयनिक वाला कंसेप्ट है अल्फा अमीनो एसिड में वो क्यों होता है, इन्हीं दोनों ग्रुप की वजह से होता है, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है उसमें माइनस चार्ज लगा है, अमीनो ग्रुप जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। ये एकदम हम आपको सिंपल भाषा में समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए ज्विटर आयन का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। चलिए अब ज्विटर आयनिक प्रॉपर्टी क्या होती है चलिए पढ़ते हैं। ज्विटर आयन जो है एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसका फंक्शनल ग्रुप जो है उसमें क्या होता है, एटलीस्ट वन हैज वन पॉजिटिव एंड हैज अ नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज। ज्विटर आयन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें जो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं उनमें से कम एक ग्रुप ऐसा होना चाहिए जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा ग्रुप ऐसा होना चाहिए जिसमें नेगेटिव चार्ज
हो। अब यहाँ पे देखिए, ये है अल्फा अमीनो एसिड, ये हो गया अल्फा कार्बन, ठीक है। इस अल्फा कार्बन पे ये पहला फंक्शनल ग्रुप है, ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप है। पहला फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, जिसमें नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। दूसरा ग्रुप है अमीनो ग्रुप, जिसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। और जो ज्विटर आयन का डिफिनीशन है वो ये है कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उनमें से एटलीस्ट एक फंक्शनल ग्रुप के पास पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरे फंक्शनल ग्रुप के पास नेगेटिव चार्ज हो। इसी वजह से देख लीजिए आप, अल्फा अमीनो एसिड में एक ग्रुप के पास नेगेटिव, दूसरे ग्रुप के पास पॉजिटिव चार्ज है। इस वजह से इस अल्फा अमीनो के पास क्या प्रॉपर्टी होती है, ज्विटर आयनिक प्रॉपर्टी होती है। नेट चार्ज ऑफ द एंटायर मॉलिक्यूल इज 0। अब एक बात बताइए, पॉजिटिव माइनस, जब प्लस और माइनस मिलेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो ओवरऑल इस ज्विटरिक आयन जो मॉलिक्यूल है उस पे जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इसी वजह से जो नेट चार्ज है अल्फा अमीनो एसिड पे वो कितना होगा, 0। अमीनो एसिड्स आर द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ ज्विटर आयंस। अमीनो एसिड जो होते हैं वो बेस्ट नोन एग्जाम्पल होते हैं इन ज्विटर आयन का। क्यों? क्योंकि अमीनो ग्रुप में जो एक फंक्शनल ग्रुप है उसके पास पॉजिटिव, दूसरे के पास नेगेटिव, ओवरऑल जो नेट चार्ज है वो उनपे 0 होता है। इस वजह से ये अमीनो एसिड्स जो है वो परफेक्ट एग्जाम्पल होते हैं ज्विटर आयंस का। अब देखिए ये क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स जो हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स, ये क्या रखते हैं अपने पास, कौन से ग्रुप्स हैं उनको पढ़ते हैं। देखिए पहला जो ग्रुप इनके पास होता है वो है अमीन ग्रुप, ठीक है। दूसरा जो अमीन ग्रुप कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। और दूसरा जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो कि एसिडिक इन नेचर है। तो इन दोनों के बारे में ये चीज भी हमेशा याद रखनी रहती है कि ये तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, मतलब क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा ना। और ये अमीनो ग्रुप है, ये क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। सबसे पहले आप ये स्ट्रक्चर बनाइएगा और उसके बाद कलरफुल पेन का यूज कर लीजिएगा और ये सब चीज भी नोट डाउन करते रहिए। क्यों? क्योंकि जब पढ़ते हैं तब तो याद रहता है कि हाँ ठीक है ये ऐसे पढ़े वैसे ठीक है। कुछ दिन बाद क्या होता है, जब फिर रिवाइज करने बैठते हैं, अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बनाए हैं या फिर कुछ ऐसा चीज जो कि हम बताए हैं आप नहीं नोट डाउन किए हैं, तो फिर क्या होता है, फिर से फिर पूरा वीडियो देखो, इससे क्या मतलब है। आप अपना एक ही बार अच्छे से लिखिए ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर है, ठीक है। चलिए अब क्या चीज है, दो ग्रुप है, पहला जो है वो अमीनो ग्रुप बेसिक इन नेचर, दूसरा ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो कि एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। चलिए अब जो NH2 ग्रुप है वो स्ट्रॉन्गर बेस होता है, इस वजह से ये क्या करता है, हाइड्रोजन एटम जो है, हाइड्रोजन आयन जो है उसको पिक कर लेता है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो क्या करता है, वो हाइड्रोजन एटम को देता है और इस वजह से जो है ये ज्विटर आयन जो है फॉर्म करता है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन एटम को डोनेट करेगा। ये क्या है, अमीनो ग्रुप है, बेसिक इन नेचर है, तो ये क्या करेगा, रिसीव करेगा। अब जब ये डोनेट करेगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, COO होगा और माइनस चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन को डोनेट कर चुका है। अब देखिए दूसरा ग्रुप जो है वो बेसिक इन नेचर है, कौन सा ग्रुप, अमीनो ग्रुप।
अमीनो ग्रुप बेसिक इन नेचर है, तो वो जो मीडियम में हाइड्रोजन एटम आया है उसको क्या करेगा, उसको जो है वो ले लेगा। अब जब रिसीव कर लेगा तब देखिए NH3 हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी वजह से जो है इस पे माइनस, इस पे पॉजिटिव, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है, ये बेसिक इन नेचर है, इस वजह से हाइड्रोजन एटम को रिसीव कर ले रहा है और ओवरऑल नेट चार्ज हो जा रहा है 0। और ये जो है अल्फा अमीनो एसिड वो किस तरह फंक्शन कर रहा है, ज्विटर आयन की तरह। समझ में आया? चलिए अब देखिए, द न्यूट्रल ज्विटर आयन इज द यूजुअल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड दैट एग्जिस्ट इन द सॉल्यूशन। अब ये जो नेट चार्ज हो रहा है वो 0 हो जा रहा है और ये जो अमीनो एसिड है उस सॉल्यूशन में वो किस फॉर्म में रहेगा, न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा। और यही जो न्यूट्रल फॉर्म होता है मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है किस चीज का, अमीनो एसिड का। ठीक है, तो मोस्ट यूजुअल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड इन द सॉल्यूशन इज दिस। ठीक है, तो आप इसे ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हैं। हो गया? चलिए, बहुत ऐसा कुछ नहीं है जो कि ना समझ में आए, इजी है। अब जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें जो पहला था वो क्या था, पहले तो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े, दूसरे नंबर पे केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में जो पहला पॉइंट था वो था ज्विटरिक आयन, ज्विटर आयनिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ज्विटरिक हम बोले क्या, नहीं, ज्विटर आयनिक प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए अब जो सेकेंड पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टीज में वो क्या है, देखिए पहले तो हम लोग ये चीज समझ लिए हैं कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड होता है वो कैसा होता है, ज्विटर आयनिक इन प्रॉपर्टी होता है। वो मतलब कि ज्विटर आयन की तरह रहता है, उस पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं, नेट चार्ज 0 हो जाता है। उसमें जो अमीनो ग्रुप है वो क्या है, वो अमीनो ग्रुप जो है वो बेसिक है, कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो क्या है, एसिडिक है, और सॉल्यूशन में वो न्यूट्रल रहता है। ये हो गया क्या चीज, ये हो गया अमीनो एसिड का, अल्फा अमीनो एसिड का क्या प्रॉपर्टी, ज्विटर आयनिक प्रॉपर्टी। जो दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर वो है एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी। आप बताइए एम्फोटेरिक क्या होता है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो क्या करे, वो बोथ एसिड और बेस दोनों की तरह वर्क करे, दोनों की तरह वो जो है वो समझ लीजिए कि ऐसा कोई चीज जो कि एसिड की तरह भी वर्क कर रहा है और बेसिक की तरह भी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज भी हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज भी हैं। उसी चीज को, उसी मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कहते हैं। और एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी जो है वो अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड में क्यों होगा, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हम बार बार इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको देखते देखते आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब क्या है, एसिडिक ग्रुप है। चलिए ये अमीनो ग्रुप है मतलब क्या है, ये बेसिक इन नेचर है। तो एक ग्रुप जो कि एसिडिक है, दूसरा जो है वो बेसिक है, तो क्या ये अल्फा अमीनो एसिड एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल नहीं हुआ? एकदम हुआ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बोथ एसिडिक और बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों के तरह ये फंक्शन कर सकता है। अब देखिए एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी कैसे है, इसके अंदर जितने भी अमीनो एसिड होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं इन नेचर। क्यों? क्योंकि जो है ये जितने अमीनो एसिड्स होते हैं वो एक्ट कर सकते हैं, वो परफॉर्म कर सकते हैं बोथ एसिड्स और बेस की तरह। वो जो है एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं सारे के सारे अमीनो एसिड। इसी वजह से ये जो है एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं।
ड्यू टू द 2 अमाइन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अमाइन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। यहाँ पे 2 इसलिए लिखा है, एक ग्रुप अमाइन को माना है, ठीक है, और दूसरा जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को माना है, इस वजह से। तो जो अमीनो एसिड होता है, अल्फा अमीनो एसिड होता है, वो एम्फोटेरिक इन नेचर इस वजह से होता है क्योंकि अमीनो एसिड में, अल्फा अमीनो एसिड में जो दोनों ग्रुप्स हैं वो क्या है, एक एसिडिक है, एक बेसिक है। दोनों ही एसिड और बेस की तरह ये जो अमीनो एसिड्स हैं, अल्फा अमीनो एसिड, ये दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, एसिडिक और बेसिक। इस वजह से ये जो है एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, वो कैसे टेस्ट की जा सकती है, निनहाइड्रिन टेस्ट के द्वारा। ये कैसे होता है, देखिए, जब कभी भी आप 1 मिलीलीटर ऑफ निनहाइड्रिन सॉल्यूशन को किसमें ऐड करेंगे, 1 मिलीलीटर ऑफ प्रोटीन के सॉल्यूशन में, ठीक है। तो जो प्रोटीन का सॉल्यूशन है उसका 1 मिलीलीटर जो अमाउंट है उसमें क्या करिए आप, 1 मिलीलीटर निनहाइड्रिन सॉल्यूशन को डाल दीजिए। यहाँ पे प्रोटीन क्यों लिखा है, क्योंकि प्रोटीन किससे बना है, अमीनो एसिड से, ठीक है। तो होता क्या है, और जब इसको डाल दीजिए तब उसके बाद इसको थोड़ा सा गर्म कर दीजिए, ठीक है। चलिए, जब गर्म हो जाएगा तब क्या होता है, वहां पे एक वायलेट कलर का जो है कलर फॉर्मेशन होता है। मतलब जब आप 1 मिलीलीटर ऑफ निनहाइड्रिन जो है सोल्यूशन, उसको डाल दीजिए 1 मिलीलीटर ऑफ प्रोटीन में और उसको थोड़ा सा गर्म कर दीजिए, तो कुछ समय बाद क्या होता है कि एक वायलेट कलर का फॉर्मेशन कलर जो है वो फॉर्म होता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि इसमें अल्फा अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो अगर कोई प्रोटीन है उसमें ये चीज चेक करना हो कि इसमें अल्फा अमीनो एसिड है या नहीं, तो सिंपली 1 मिलीलीटर प्रोटीन है, इसमें क्या कर दीजिए, 1 मिलीलीटर ऑफ निनहाइड्रिन सॉल्यूशन डाल दीजिए। अब हीट कर दीजिए। हीट करने के बाद अगर ये पर्पल कलर दिया तो इसका मतलब अल्फा अमीनो एसिड इसमें प्रेजेंट है। अगर नहीं दिया तो क्या होगा कि अल्फा अमीनो एसिड इस प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड जब रिएक्ट करता है अमीनो ग्रुप के साथ तब क्या होता है, ये लिबरेट करता है, मतलब ये रिलीज करता है किस चीज को, नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन गैस को, और फॉर्म करता है करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्सिल, ठीक है। तो जब कभी भी जो नाइट्रस एसिड है वो किस चीज से रिएक्ट करेगा, अमीनो ग्रुप से। अमीनो ग्रुप किसमें प्रेजेंट है, अल्फा अमीनो एसिड में। उससे जब रिएक्ट करेगा तब लिबरेट करता है नाइट्रोजन गैस को, ठीक है। और नाइट्रोजन गैस को जब ये लिबरेट करेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग ही क्या करेगा, हाइड्रोक्सिल जो कंपाउंड है उसको जो है ये फॉर्म करता है। ये सब चीज कुछ ऐसा समझाने वाला नहीं है, आपको पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, जितने भी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े हैं ये सब प्रॉपर्टीज जो है ये मोस्ट ऑफ द अल्फा अमीनो एसिड के लिए है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कि एक्सेप्शन है, जो कि इन प्रॉपर्टीज को, कुछ जो है फिजिकल या कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ऐसी हैं जो कि कुछ अल्फा अमीनो एसिड्स हैं जो कि एक्सेप्शन हैं, जो इन प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते हैं। तो जो एक्सेप्शंस हैं उनको पढ़ा जाए। सबसे पहला जो एक्सेप्शन है वो तो ग्लाइसिन है। क्यों है, हम लोग पढ़े थे। देखिए जो ग्लाइसिन होता है वो क्या होता है, उसके पास जो साइड चेन है वो नहीं होता है। सिंपली क्या है, इस आर ग्रुप में डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड के पास अलग अलग साइड चेन है, ठीक है। किसी के पास एरोमेटिक, किसी के पास ब्रांच, किसी के पास सिंपल ही है, और किसी के पास क्या है कि सल्फर कंटेनिंग ग्रुप है। तो अलग अलग जो अल्फा अमीनो एसिड है, अलग अलग ग्रुप या अलग अलग साइड चेन उनमें प्रेजेंट है।
लेकिन ग्लाइसिन में क्या है, कोई भी ऐसा साइड चेन नहीं प्रेजेंट है, बस हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है इस वेरिएबल ग्रुप की जगह पे। इस वजह से जो ग्लाइसिन है वो क्या होता है, एक्सेप्शन फॉर्म करता है, या एक्सेप्शन जो है ये एक एक्सेप्शनल अल्फा अमीनो एसिड होता है। अब देखिए, इट्स अ अल्फा कार्बन कंटेन्स 2 हाइड्रोजन। इसका देखिए इसमें होता क्या है, ये एक ऐसा अल्फा अमीनो एसिड है जिसके पास 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। बाकी जितने भी अल्फा अमीनो एसिड हैं उनके पास क्या होता है, एक ही हाइड्रोजन होता है। ये जो है ये एक ऐसा एक्सेप्शन है जिनके पास हाइड्रोजन की जो नंबर है वो कितना है, 2 है। ये एक एक्सेप्शन हो गया। दूसरा जो एक्सेप्शन है वो है प्रोलीन, जिसमें होता क्या है, जो नाइट्रोजन है वो पार्ट होता है रिंग का। ठीक है, ऐसे तो देखिए जितने भी अमीनो एसिड होते हैं उसमें ये अमीनो ग्रुप है और नाइट्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट है, बस इसी अमीनो ग्रुप में। लेकिन जब आप प्रोलीन को देखेंगे तब उसमें क्या होता है, उसमें जो आर ग्रुप ये प्रेजेंट है, इस आर ग्रुप में इस साइड चेन में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इस वजह से ये जो प्रोलीन होता है वो भी एक एक्सेप्शन होता है। thus each amino acid has an amide group to one end and an acid group at the another and its distinct side chain. The backbone is the same for all amino acid, while the side chain differs from one amino acid to next. Simply इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, ये चीज बता रहा है कि जो बैकबोन होता है किसी भी अमीनो एसिड का वो 2 चीज है, ये अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप। बाकी जो साइड चेन है ये सब में डिफर करता है और यही साइड चेन जो है मोस्ट ऑफ द एक्सेप्शन फॉर्म करता है। ग्लाइसिन एक्सेप्शन है क्योंकि हाइड्रोजन इस पे प्रेजेंट है। प्रोलीन एक्सेप्शन है क्योंकि इस जो साइड चेन है उसमें नाइट्रोजन एक्सेप्शन है। तो ये जो साइड चेन है ये बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालता है इस अल्फा अमीनो एसिड में। और जब सॉल्युबिलिटी हम लोग पढ़ रहे थे तब भी हम लोग पढ़े थे कि जो आर ग्रुप है वो अल्फा अमीनो एसिड के सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट डालता है कि किस तरह से ये सॉल्युबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आर ग्रुप किसी भी अल्फा अमीनो एसिड में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है, कि इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये सॉल्युबल होगा या नहीं। जब ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन, उसमें भी ये रहेगा कि आर ग्रुप जो है उसके वजह से जो है अगर स्टेरिक हिंड्रेंस आया तो हो पाएगा या नहीं, वो सब जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। अभी के लिए आप ये जानते रहिए कि जो आर ग्रुप होता है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और मोस्ट ऑफ द जो एक्सेप्शन जो है वो भी इसी आर ग्रुप की वजह से होता है। अब जितने भी 20 अमीनो एसिड हैं, 20 अल्फा अमीनो एसिड हैं, जिन्हें और क्या कहते हैं, ये जो 20 अमीनो एसिड है जिन्हें अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं या फिर स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, वो सारे के सारे आर एल कन्फिगरेशन, इनके पास क्या होता है, एल कन्फिगरेशन होता है एक्सेप्ट ग्लाइसिन। एज फॉर बट वन अमीनो एसिड द अल्फा कार्बन इज एन असिमेट्रिक कार्बन, और एक्सेप्ट जो है एक अल्फा अमीनो एसिड जिसमें जो कार्बन है वो असिमेट्रिक कार्बन होता है। Because glycine does not contain an asymmetric carbon atom, it is optically active and thus it is neither D or L. ठीक है, अब जो ग्लाइसिन होता है वो असिमेट्रिक कार्बन को नहीं कंटेन करता है और इसलिए ये जो है ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। जितने भी अल्फा कार्बन होते हैं किसके, अल्फा अमीनो एसिड के, वो क्या होते हैं, कायरल होते हैं और असिमेट्रिक होते हैं। लेकिन जो ग्लाइसिन है उसका कार्बन जो है वो क्या है, वो असिमेट्रिक नहीं है, इसी वजह से ये जो है ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं होता है।
तो जो चीज याद रखनी है वो ये है कि जितने भी अमीनो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे अल्फा अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। क्यों? क्योंकि ग्लाइसिन के अंदर कायरल कार्बन नहीं है, ग्लाइसिन के अंदर जो सी अल्फा कार्बन है वो क्या है, एसिमेट्रिक भी नहीं है। इस वजह से जो ग्लाइसिन है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ठीक है, और बाकी जितने भी अल्फा कार्बन हैं अल्फा अमीनो एसिड के, सभी असिमेट्रिक कार्बन उसमें प्रेजेंट होता है, उसका जो अल्फा कार्बन होता है एसिमेट्रिक कार्बन होता है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन जिसमें जो ये अल्फा कार्बन है वो असिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब अगर क्लासिफिकेशन होता है किस चीज का, अमीनो एसिड का, तो वो कैसे होता है? देखिए, क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड का बहुत सारी चीजों पे होता है, उसमें से जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि रिक्वायरमेंट कैसी है। ठीक है, अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड प्रोटीन को बना रहा है। प्रोटीन क्या होता है? बहुत सारी चीजों को फॉर्म करता है। ठीक है, कहीं ये एंजाइम की तरह वर्क कर रहा है, कहीं किसी और की तरह वर्क कर रहा है, और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो प्रोटीन का है वो होता है डाइट में। ठीक है, ये एक मेजर कंपोनेंट होता है किसी भी इंडिविजुअल के डाइट में। अगर ये प्रॉपर अमाउंट में ना लिया जाए तो क्या होता है, उसको माल न्यूट्रिशन हो सकता है। ठीक है, तो ये जो अमीनो एसिड्स हैं इनका जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे होता है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी कि कौन सा अमीनो एसिड इसेंशियल है बॉडी के लिए और कौन सा अमीनो एसिड नॉन इसेंशियल है। इसी वजह से जो अमीनो एसिड हैं आपके सिलेबस में लिखा हुआ है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, वो क्या है, इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो ये जो एसेंशियल अमीनो एसिड का कंसेप्ट है और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, कैसे पता लगेगा कि ये एसेंशियल है ये नॉन एसेंशियल है, क्या क्राइटेरिया है इसके लिए, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो जो अमीनो एसिड है उसमें क्लासिफिकेशन उसका किया गया है बहुत सारी चीजों पे। फॉर एग्जांपल कि अगर उसमें आर ग्रुप है तो वो कैसे होगा, ठीक है, पोलैरिटी है तो कैसे डिवाइड होगा। उसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होता है अमीनो एसिड का कि ये जो अल्फा अमीनो एसिड्स हैं इसकी रिक्वायरमेंट बॉडी में किस तरह से, ये या तो एसेंशियल अमीनो एसिड होंगे या तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होंगे। तो यही क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड जो की गई है रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी के हिसाब से, तो इसमें ये अमीनो एसिड इतने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, जिसमें से जो पहला है वो है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है? देखिए, ऐसे अमीनो एसिड जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं बॉडी द्वारा, मतलब ऐसे अमीनो एसिड जो कि बॉडी में खुद ही सिंथेसाइज हो रहे हैं। अगर आप उसको आउटर सोर्स से या फिर डाइट से नहीं ले रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बॉडी उसको खुद ही सिंथेसाइज कर रहा है। तो अगर आप इसे नहीं भी खा रहे हैं या फिर नहीं भी कंज्यूम कर रहे हैं डाइट से या फिर किसी और सोर्स से, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बॉडी इसको खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहा है, खुद ही प्रोड्यूस कर रहा है। इस वजह से इन अल्फा अमीनो एसिड को नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। अब ये जो है बॉडी में खुद ही सिंथेसाइज हो रहा है, इस वजह से इसकी कोई जरूरत नहीं होती है कि इसको जो है कंज्यूम किया जाए। ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज है जो कि बॉडी में नहीं कंज्यूम हो रही है तो क्या करते हैं, तो उसको आउटर सोर्स से लिया जाता है। लेकिन अगर बॉडी खुद ही जो है सफिशिएंट अमाउंट में उसको सिंथेसाइज कर रही है तो क्या ये एक इसेंशियल चीज होगा? जैसे होते हैं ना कि ये चीज हमारे लिए एसेंशियल है, ये चीज नहीं है।
एसेंशियल क्या होती है कि अगर आपके पास कोई चीज पड़ी हुई है तो क्या होगा, वो अभी आपके लिए वो क्या है, वो नॉन एसेंशियल हो गया, उसको खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही पड़ी हुई है। एसेंशियल कौन सी चीज होगी, जो कि आपके पास नहीं होगी। ठीक है, मान लीजिए जैसे अगर आपके पास बॉटनी की बुक पड़ी हुई है और जो जूलॉजी की नहीं है, तो इस समय आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंस होगा, किसको आप प्रेफरेंस देंगे, जूलॉजी के बुक के लिए। ठीक है, तो ये जूलॉजी की बुक क्या हो गई आपके लिए, एसेंशियल बुक हो गई। क्यों, क्योंकि आपके पास नहीं है, उसको आपको खरीदना है। अगर आप खरीदेंगे नहीं तो क्या होगा, आप नहीं पढ़ पाएंगे। और ये जो बॉटनी की बुक है जो कि आपके पास पहले से पड़ी हुई है, ठीक है, आपको खरीदने की जरूरत नहीं थी, आपके बड़े भैया पढ़े हैं, उन्हीं की बुक आपके पास पड़ी हुई है। अब ये जो बुक है जो कि आपके पास पड़ी हुई है, उसको खरीदने की जरूरत नहीं है, तो ये नॉन एसेंशियल हो गया। ये एक एग्जाम्पल था। ठीक है, अब देखिए, जो अमीनो एसिड, सिंपली इतना याद रखना है कि ऐसे अमीनो एसिड जो कि बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है, बॉडी के पास पहले से ही होता है, इस वजह से ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। और ऐसे अमीनो एसिड जो कि बॉडी में नहीं सिंथेसाइज होंगे, अगर उनको आप क्या करेंगे, डाइट से नहीं लेंगे, कंज्यूम नहीं करेंगे, तो आपको दिक्कत हो सकती है। क्यों, क्योंकि बॉडी में वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, और अगर आप आउटर सोर्स से नहीं लेंगे तो क्या होगी, उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी, तो इस वजह से वो एसेंशियल होता है। चलिए, अब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में पहली चीज ये है कि बॉडी प्रोड्यूस कर रही है। अगर बॉडी प्रोड्यूस कर रही है मतलब कि इसे कंज्यूम करने की जरूरत नहीं होती है। आउट ऑफ द 20 अमीनो एसिड, जो 20 अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, उनमें से ऐसे 10 अल्फा अमीनो एसिड होते हैं जो कि नॉन एसेंशियल होते हैं। अब ये जो 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हैं वो कौन कौन से हैं, ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन, सिस्टीन, ग्लूटामाइन, टायरोसिन, प्रोलीन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जिन एंड ग्लूटामिक एसिड। ये ऐसे अल्फा अमीनो एसिड हैं जो कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। चलिए जल्दी से बताइए कि कौन ऐसा अल्फा अमीनो एसिड होता है जिसमें जो है सल्फर कंटेन रहता है। ठीक है, किसके साइड चेन में सल्फर प्रेजेंट होता है, या फिर ऐसे भी कहा जा सकता है कि ऐसे अमीनो एसिड जिनके पास सल्फर प्रेजेंट होता है उनको बताइए। दो ही हैं, बताइएगा आप। ठीक है, चलिए अब जो दूसरा है, दूसरा टाइप, वो क्या होता है, एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है, ऐसे अमीनो एसिड जो कि बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर रहा है, और इन अमीनो एसिड को अगर आप बाहर से, आउटर सोर्स से, डाइट से कंज्यूम ना करें तो डिफिशियंसी हो जाएगी। इस वजह से इन अमीनो एसिड को क्या कहते हैं, इन अमीनो एसिड को एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। तो एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है, ऐसे अमीनो एसिड जो कि क्या हो रहे हैं, सिंथेसाइज नहीं हो रहे हैं बॉडी द्वारा, बॉडी में ये चीजें नहीं बन रही हैं, और मस्ट मतलब बहुत ज्यादा कंपल्सरी है कि इसको जो है, इस अमीनो एसिड को ऑब्टेन किया जाए फूड द्वारा, मतलब फूड को कंज्यूम किया जाए ताकि ये अल्फा अमीनो एसिड जो है वो बॉडी के अंदर आ सके। और आउट ऑफ जो 20 अमीनो एसिड है उनमें से 10 तो नॉन एसेंशियल हो गए, तो बाकी के 10 क्या होंगे, 10 अगर नॉन एसेंशियल हो गए तो 10 ही एसेंशियल होंगे ना। तो जो वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, अर्जिनिन, लाइजीन, थ्रियोनिन, फिलाइन, एलानिन, ट्रिप्टोफैन और हिस्टिडीन होता है, वो ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होते हैं, मतलब ये एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। These essential amino acids are necessary for our bodies to grow, and lack of them in our diet can lead to disorders. ठीक है, अब एक चीज है कि मान लीजिए ये अमीनो एसिड जो है
वो बॉडी नहीं सिंथेसाइज कर रहा है, तो क्या जरूरत है इसको जो है फूड से कंज्यूम करने का। ऐसा भी तो हो सकता है कि ठीक है बॉडी नहीं सिंथेसाइज कर रही है तो हमें भी ऐसे फूड को नहीं खाना चाहिए, या ऐसे फूड को खाने की कोई जरूरत नहीं है जिसमें जो है ये एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट हो। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर डिफिशियंसी हुई इन अमीनो एसिड की, इन एसेंशियल अमीनो एसिड की, तो क्या हो सकता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जो कि होते हैं इन अल्फा अमीनो एसिड की डिफिशियंसी के वजह से। इस वजह से ये जो अमीनो एसिड्स हैं, ये जो अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, ये एसेंशियल होते हैं। तो सिंपली हमें इतना याद रखना है कि अमीनो एसिड जो है अगर उनकी क्लासिफिकेशन की जाए बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या कह लीजिए न्यूट्रिशन के हिसाब से, तो ये जो है डिवाइडेड होता है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में। नॉन एसेंशियल मतलब बॉडी खुद सिंथेसाइज कर रहा है, आउटर सोर्स से इसे कंज्यूम करने की, फूड से कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। और एग्जाम्पल जो है, फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिन हो गया, एलेनिन हो गया, ये सब जो है इसका एग्जाम्पल है। और 10 ऐसे अल्फा अमीनो एसिड होते हैं जो कि नॉन इसेंशियल होते हैं। अब जो इसेंशियल अमीनो एसिड है वो क्या है? इसेंशियल अमीनो एसिड ऐसा अमीनो एसिड है जो कि बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर रहा है, उसे फूड से कंज्यूम करने की जरूरत होती है। अगर ना किया जाए तो बॉडी में जो है डिफिशियंसी की वजह से, इनकी डिफिशियंसी की वजह से जो बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि होते हैं, ठीक है, उससे बॉडी सफर करता है। और अगर देखा जाए तो आपके सिलेबस में इसेंशियल और नॉन इसेंशियल ही मेंशन है। एक तीसरा टाइप भी होता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो होता है कंडीशनली इसेंशियल अमीनो एसिड। ऐसे अमीनो एसिड जो कि ऐसे तो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन कभी ऐसे सिचुएशन जिसमें फॉर एग्जांपल फीवर या फिर कुछ ऐसे एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, इन अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है कि इन्हें जो है आउटर सोर्स से मतलब फूड से भी कंज्यूम किया जाए। इस वजह से इसको जो है कंडीशनली इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही इसकी जरूरत पड़ रही है। अगर बॉडी हेल्दी है और हेल्दी पर्सन है तो उस समय उसकी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसको फीवर हो गया या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, तब इस अमीनो एसिड को क्या होता है, आउटर सोर्स से फूड से भी लेने की जरूरत पड़ती है। इस वजह से इसको कंडीशनली इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। इसे पढ़ाए इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं था, लेकिन बता इसलिए दे दिए हैं ताकि आपको अगर कोई पूछे या मान लीजिए एग्जाम में जो है 1 मार्क्स में आया कि कंडीशनली इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब एक और होमवर्क है, वो ये है कि जो कंडीशनली इसेंशियल अमीनो एसिड है इसका एग्जाम्पल आपको ढूंढना है और कमेंट बॉक्स में जो है आपको बताना है, ठीक है। चलिए, अब इस लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े हैं अल्फा अमीनो एसिड के बारे में, और ये भी पढ़े हैं कि जो अमीनो एसिड है उसको क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है बॉडी के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे या फिर न्यूट्रिशन के बेसिस पे। नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, और उसमें भी जो है क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग मोस्टली किस चीज का, अमीनो एसिड का, कि अमीनो एसिड को कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है। और उसके अंदर जो है और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, एक क्लासिफिकेशन उसमें आएगा, सब टॉपिक न्यूट्रिशन के हिसाब से या फिर बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिसमें ये टॉपिक्स फिर से आएंगे और उसमें जो है और अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब एट लास्ट अगर आपको ये लेक्चर जो है अच्छे से समझ में आया, ये जो लेक्चर है आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उसको आप अच्छे से पढ़ें, उसके सारे टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे से कवर हो, तो आप डीएनएस एडुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इनरोल हो सकते हैं। इस समय देखिए यहाँ पे ऑफर भी चल रहा है, वैलिडिटी इस कोर्स की 1 साल के लिए रहेगी, और जो कोर्स है आपका वो 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, विद इन 3 मंथ्स ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपका पूरा सिलेबस जो है अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, इसमें जो है आपको
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी सॉल्व हैं किए जाएंगे, और उसको बहुत सारे ऐसे जो जितने भी आप सब्जेक्ट है उसका नोट्स वगैरह सब चीज़ यहाँ पे मिलेगा आपको। तो आई होप आपके लिए ये चीज़ हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।